वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं कहीं घूमने नहीं गया हूँ, ना आपको घुमाने वाला हूँ, बल्कि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। जैसा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वैसे ही मैं बताने वाला हूँ, ताकि हमारे भाई लोग हैं जो जिनका आरआरबी ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला हूँ वो सब मैं वन बाय वन करके बताऊँगा। सो गाइस एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आरआरबी जबलपुर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से चल रहा है। अभी 14 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, लगभग 3 से 4 मार्च तक चलेगा। वहाँ पे वन बाय वन प्रोसेस में बताऊँगा। चाहे आप अगर जबलपुर जोन से कहीं से भी आप फॉर्म भरें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जबलपुर जाना पड़ेगा। एंड आप लोग का मेडिकल कहीं कहीं अलग अलग प्लेस में होगा, 3-4 जगह की, एक तो कोटा हो गया और भोपाल हो गया और जबलपुर में भी हो सकता है। मोस्टली जो जिनका सुबह के शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनको कोटा के लिए भेज रहे हैं मेडिकल के लिए, और जिनका दोपहर या शाम को भी होता है उनको भोपाल के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जैसे अपन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं सुबह, तो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड निकाल के रखना है और आधार कार्ड। वहाँ पे लाइन लगा देते हैं, लाइन के थ्रू वन बाय वन करके आपको एंट्री मिलेगी। लगभग 84 से 84 लोगों का वहाँ पे होता है और 16 या 17 लोगों का एक एक बैच बना दिया जाता है। लगभग मेरे इसमें तो 16 लोग का बैच बना था, तो 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ABCDEFE तक। और फिर सबको वहाँ पे बैठा के, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी आपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन भरते समय 2019 में जो आरआरबी का फॉर्म भरा था, उस टाइम आपने जो भी फॉर्म भरा था और जो आपने उसमें क्वालिफ़िकेशन डाली थी, अगर आपने 10th भरा तो सिर्फ आपका 10th ही लगेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं आप लोग ओरिजिनल और उनकी 2-2 फोटोकॉपी ज़रूर करवा के ले जाएं। तो जैसे आप एंट्री लेंगे वहाँ पे 16 का ग्रुप में बांट देंगे आपको, और सबको बाकायदा अच्छे से चेयर लगी रहती है, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। और प्रॉपर जब सभी लोग बैठ जाएंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट निकाल के रखना है और उसी सीरीज में जमाना है। तो जब सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको एक ही लगता है, ज़रूरी नहीं कि 2 आपको ले जाएं। एक ही एडमिट कार्ड है तो पहले पार्ट में लग जाएगा। 2 सेट ज़रूर बनवा के जाना है, क्योंकि वहाँ पर 2 सेट जमा होते हैं। तो एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना, आपको आधार कार्ड हो गया और जो 10th की मार्कशीट हो गया, और आपका सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप OBC हैं, ST SC से हैं या जनरल वालों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया। अगर आपने फ़ीस भरते समय अगर 500 दिया है तो EBC की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने 250 भरी है और OBC से हैं तो आपको EBC की ज़रूरत पड़ेगी। तो EBC सर्टिफिकेट वहाँ पे एक ही कॉपी लेते हैं और एक ओरिजिनल लगा देते हैं, क्योंकि रेलवे फॉर्मेट में आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी EBC की। और जो कास्ट सर्टिफिकेट भी है आपका रेलवे फॉर्मेट में ही बनता है, तो उसमें भी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है कि अगर आप लोग को ओरिजिनल ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ओरिजिनल ले भी लेते हैं तो आपको दे देना है, एक दूसरे में फ़ोटोकॉपी लग जाएगी, आप अपने पास फ़ोटोकॉपी रखे रहिए। क्योंकि जो OBC का जो रेलवे फॉर्मेट में आप बनवाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, वो कहीं नहीं लगेगा, आपको वहीं लगेगा। अगर लेते हैं किसी जोन में, जबलपुर में तो नहीं ले रहे थे, अगर किसी जोन में लेते हैं तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ आप लोग को फिर सबको सब कुछ बता दिया जाता है, और दो फोटोकॉपी सबको निकाल लेनी है आपको। फिर उसके बाद आपको फिर से वन बाय वन करके बुलाया जाता है बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक से पहले सबको एक बार लाइन लगा दिया जाता है वहाँ पे, और उसी से पहले वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, और जो मेडिकल की जो फ़ीस है 24 रुपये वो लेते हैं आपको, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कि खुले ही लेके जाना है 24। अगर आप 30 रुपये या 50 रुपये भी देंगे तो वो खुले करके देते हैं, लेकिन हाँ आप लोग खुले लेकर जाएं, 24 रुपये ज़्यादा बेटर। लेकिन मुझे वहाँ पे काफ़ी सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर कोई 25 रुपये भी दे रहा है तो 1 रुपये वो वापस कर रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात। तो वहाँ पे सबका ऐसे वन बाय वन करके बुलाते जाते हैं, एक लाइन से सबका ही होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि 5 ग्रुप में बांट देते पहले ही, ABCD, ईच ग्रुप में 16 लोग का, क्योंकि हमारे ग्रुप में 80 लोग थे, सभी को बांट दिया था। फिर
जैसे ही एक एक करके बुलाते हैं, फिर मेडिकल फ़ीस सबको, जैसे मेडिकल फ़ीस आप दे दोगे 24 रुपये, तो वो बैंड ये बांधते हैं इस तरीके से। और वो लोग बोलते हैं कि आप लोग को मेडिकल में संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें एक बैंड नंबर दिया जाता है 011-678। ये वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। आप नहाने ना, ऐसा नहीं कि नहाते समय पॉलीथीन बांधना या कुछ नहीं, अगर पानी में डालोगे आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैंड बांध देते हैं और ये बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे, चाहे आपका भोपाल में हो या कोटा में, मेरा तो कोटा में मेडिकल था, तो ये बांध दिया जाता है और बोलते हैं इसको आपको निकालना नहीं। अगर आप इसको कट नहीं करोगे या खींचोगे नहीं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसको बांध दिया जाता है और फिर से लाइन लगा दिया जाता है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड लेंगे वो, और आपका पहले बायोमेट्रिक होगा और वहाँ पे पूछते हैं कि आप पीटी में थे नहीं थे। तो सब लोग को पता है कि हम लोग पीटी में गए थे, तभी आज यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद वहाँ पे थंब इम्प्रेशन होता है। अगर किसी का बायोमेट्रिक इन केस उस टाइम नहीं आ रहा है तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे वो लोग आप लोग को आराम से एक साइड में बिठा देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप थोड़ा वेट करिए, आपका भी मैच नहीं हो रहा तो आप थोड़ी देर बाद आइएगा। हमारे साथ कई भाई थे, 1 2 3 लोग थे जिनका पहली बार में थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ था, तो वो लोग बैठ गए थे किनारे, उनको बाद में बुलाया था, उनका भी हो गया था बाद में। ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिसका एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो लगभग सबकी सीट पक्की है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वहाँ से आपका जैसे ही बायोमेट्रिक होता है, फिर दूसरी एक और लाइन लगी रहती है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड लिया जाएगा और उसमें चढ़ाया जाता है। ये बैंड नंबर जो भी आपका है ना, वो चढ़ा लेते हैं वहाँ पे। और एक बार फिर से बायोमेट्रिक होता है, तो आपका वहाँ पर आँखों का बायोमेट्रिक होता है और थंब इम्प्रेशन भी होता है। दोनों जगह 2 बार बायोमेट्रिक होगा। वहाँ पे भी बायोमेट्रिक करके आपको क्लियर करता है और नंबर दे देता है आपको। फिर वहाँ पे जाना है, 4-5 पैनल बने रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग को 16-16 ईच ग्रुप में बटे रहते हैं, तो वहाँ पे पैनल सभी बटे रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ए में है कि बी में, सी में, डी में, ई में, तो वहाँ पे जाकर आपको बैठ जाना है। वहाँ पर 3 से 1 पैनल में 5 लोग बैठे रहते हैं। तो मेन एक सर रहते हैं, बाकी 2 लोग और रहते हैं जो आपका डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं कि आप ये निकाल के दो फोटो, दो फोटो दो हमको निकाल के, कौन कौन से में लगाना, उनको सब भरना, वो सब पूरी प्रोसेस करेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये करिए कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी कम से कम 2 से 3 कॉपी रखिए। अगर वहाँ पे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग मांग लें। और आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है, आप लोग एफिडेविट ज़रूर बनवा लें उससे। तो एफिडेविट तो ओरिजिनली लगती है, 1 कॉपी में वो ओरिजिनल लगवा देंगे और एफिडेविट 1 में फ़ोटोकॉपी लगवा देंगे। तो ये हो गया एफिडेविट का। अगर कोई भी दिक्कत है और मान लीजिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है, तो जबलपुर जोन में ऐसा हो रहा था कि आप लोग से एक एप्लीकेशन करवा लेते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन करवा लेते हैं कि मैं 10 दिन के भीतर ये जमा कर दूंगा, तो वहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेडिकल के लिए वो भेज देते हैं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आपके पास कोई फ़ोटोकॉपी भी अगर भूल गए तो अंदर ही फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था होती है, आप लोग की फ़ोटोकॉपी भी हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वहाँ आप जैसे ही बैठोगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है वहाँ पर, तो उसमें से भरने रहता है अपना नाम, अपने पापा का नाम, एड्रेस, और वहाँ पर डिवीज़न भी भरने का आपका ऑप्शन रहता है कि आपको कहाँ से जॉब प्रेफरेंस देना है। तो 5 रहती हैं जबलपुर जोन में, जैसे कि मैं बताया कि उसमें एक तो भोपाल डिवीज़न था, भोपाल वर्कशॉप था, जबलपुर डिवीज़न था, कोटा वर्कशॉप एंड कोटा। जबलपुर में पता नहीं मुझे वर्कशॉप था या नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ 5 ही था जो मैंने बताया। कि चलिए मैं एक बार और बताता हूँ कि कोटा वर्कशॉप हो गया, कोटा डिवीज़न हो गया, जबलपुर डिवीज़न एंड भोपाल डिवीज़न, भोपाल वर्कशॉप। तो ये 5 प्रेफरेंस थी। वहाँ पे आपको 1 2 3 आपके हिसाब से, आपके घर के हिसाब से, जो आपके पास हो आप उसके हिसाब से भर सकते हैं। इतना ज़्यादा इशू नहीं है वहाँ पे। और पूरी प्रोसीजर एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं, बाकायदा आपसे फैमिलियर तरीके से बात करते हैं, ना कोई डांटता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको, उनको भी पता है कि बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनको भी ये रहता है कि इनका डॉक्यूमेंटेशन सही से करवाएं, क्योंकि हमारे साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करवा पाएंगे फिर आपको फ़ोन लगा के बार बार परेशान करेंगे। इससे अच्छा है कि उनके साथ साथ आप भी ध्यान रखें कि हमारा कहाँ थंब नहीं लगा है, कहाँ अंगूठा नहीं लगा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी नहीं है। तो ईबीसी के लिए सबसे ज़्यादा ओबीसी वालों का है, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगली बार से अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो ये ईबीसी वाला लफड़ा नहीं, आपको सीधा यस वाला क्लिक नहीं करना, 500 भर देना। क्योंकि मैं ईबीसी बनवाने में काफ़ी परेशान हुआ था। वहाँ जाके हमारे यहाँ का जो तहसीलदार था वो पता ही नहीं था, उसको कभी बोलता था नायब तहसीलदार बनवाएगा, कभी बोलेगा तहसीलदार, तो 2-3 दिन तो उनके चक्कर में से ही। फिर जैसे पता चला कि हाँ बन जाएगा, फिर बोले कि पटवारी से, हमारे एरिया का पटवारी भी छुट्टी पे गया था। अब वो जैसे तैसे वो मिला मेरे को, फिर मैंने उससे प्रतिवेदन लगवाया, फिर जाके मैंने तहसीलदार को दिया, फिर पहले नायब तहसीलदार को, फिर तहसीलदार को, उसमें भी वो छुट्टी पे चला गया था। फिर अगले दिन मुझे रुकना, इंतज़ार करना पड़ा।
तो आपका कभी भी अगर होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लें। और जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन सब में टाइम लगता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें तो एसडीएम के साइन होता है, तो उतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश वाला, मोस्टली मैं आपको बात करूंगा, हिंदी के आधार पे वो लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते, क्योंकि सेंट्रल में इंग्लिश ही चलता। अगर इंग्लिश वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट अच्छा है, मतलब उसमें कोई गलतियां नहीं है, पापा का नाम आपका नाम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने तहसीली के एरिया में बहुत ही वो गलतियां करते हैं स्पेलिंग लिखने में, तो उसमें समग्र आईडी के आधार पर आपका बनता है। तो आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो भी भाई लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी समग्र आईडी में भी सुधार करवा लें, ताकि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जिस हिसाब से आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, सॉरी स्टेट का जिस हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा उसी आधार पे सेंट्रल का बना देते हैं। सो यहाँ पे प्रोसीजर जैसे कि मैं बताया कि एक डिक्लेरेशन दे देते हैं, वहाँ पे सब कुछ भरवा देंगे, आपको डिवीज़न और पोस्ट फोटो वगैरह उसमें चिपका देंगे, और पूरी फाइल जमा करवाने के बाद कि पूरा वहाँ पे बताते हैं कि इस सेट में ये लगाना है, और उसी की 2 सेट आपको बनाना रहता है। एक सेट में एडमिट कार्ड की एक ही ज़रूरत रहती है, उसमें भी आपको आधा कट करके दे दिया जाएगा, उसमें साइन सील नहीं लगाते हैं। जैसा कि मैं बताया ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए जैसे मैं आपका जो तिल वगैरह है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए, जैसे मैंने एक बाएं कंधे पे यहाँ पे तिल था हमारे, और एक बाएं हाथ में भी मिडिल फिंगर में तिल था, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी वहाँ मेडिकल में देखते हैं। मैं जल्दी उसका भी पार्ट 2 मेडिकल वाला भी आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसे कैसे हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। वहाँ भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार का जो मेमो बनाया गया 1 by 1 रेशो में बनाया गया है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते किसी को भी बाहर करें, सबको ही जॉब में रखना चाहते हैं। सो मैं उसका भी जल्दी बनाने वाला हूँ। सो मैं बताया अभी तक कि आपको सब कुछ ये सब जमवा देंगे, वो बाहर ही बैठा के चेयर में, वहीं लाइन पे जो आपका पैनल बैठे रहते हैं सभी 4-5 लोग। तो मैं जैसे एक बार मैं और बता देता हूँ, एक तो ऊपर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगाना है, फिर उसके नीचे जो आपका 10th का है, फिर आधार कार्ड लगा लो, फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा लो। अगर ईबीसी जिसका है, ओबीसी वालों में तो ईबीसी भर लीजिए, अगर 500 भरा तो कोई दिक्कत नहीं है, ईबीसी होगा। एक ओबीसी का डिक्लेरेशन आता है 2019 की, जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन था उसी में होगा, वो भी आप निकाल लीजिएगा। अगर वो आपके पास नहीं है, वहाँ भरने पहुंच गए हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहीं पे वो फोटोकॉपी वो दे देते हैं कि आप इसको भर दीजिए। उसमें सिर्फ आपको अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपने बनवा ही लिया होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता, तो उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सबकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लें। अगर आप एफिडेविट भी बनवा रहे हैं तो उसकी 1-2 कॉपी करवा के रखें, ताकि बाद में कोई इशू होता है ज्वाइनिंग के बाद तो वो आप लोग बता सको कि हमने ये एफिडेविट लगाया था, तो वो भी बोलते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सब जैसे आप जमा लोगे, आपकी फ़ोटो ज़रूर, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने एप्लीकेशन में जो भी फ़ोटो लगाई थी उससे मायने नहीं रखता। अगर आपके पास नई भी फ़ोटो है तो उसकी 10-12 फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि 3 से 4 उसमें एप्लीकेशन में मैंने पढ़ा था कि 3 फ़ोटो मंगाई थी, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 फ़ोटो लगेंगी आपको। हमारे इसमें तो ईबीसी में भी लगा दिया था सर ने, पर उसका ज़्यादा इशू नहीं, लेकिन फ़ोटो आप ज़रूर 10 से 12 की जैसे लगे रखिए, क्योंकि मेडिकल में भी आपको 3 से 4 लगेंगी। तो वहाँ पे आपको पूरा बना लेना है। ये सब बंच तैयार हो जाएगा, जैसे ही बंच तैयार हो जाएगा फाइल आपकी रेडी हो जाएगी, वहाँ फिर सर के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। वो अच्छे से चेक करते हैं बाकायदा, इतना मतलब काफ़ी अच्छे से चेक करते हैं, पूछते भी हैं कि आपने कौन सा प्रेफरेंस भरी है, कौन सा नंबर दिया है आपने, नाम है आपका, क्या मतलब है, तो काफ़ी कुछ पूछते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कहाँ पे आपकी साइन है, वो पैनल की पूरी जिम्मेदारी है। वो अच्छे तरीके से देखते हैं कि आपके साइन कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, थंब इम्प्रेशन मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपकी 10th की मार्कशीट अच्छे तरीके से। मैंने अधिकतर लोगों को देखा था कि हमारा तो उस टाइम ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा था, तो मैंने 10th ही बस भरा था। पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि अभी जब भी आप फॉर्म भरें तो आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन हो वही भर दें, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। हम लोग का भी सबका हायर क्वालिफिकेशन मान होगा, लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे, मतलब ज्वाइनिंग में जब जाएंगे, तब वहाँ पे जमा होगा पूरा। तो ये था। और वो सर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी देखते हैं, उसमें एड्रेस भी देखते हैं, एड्रेस भी जो वो डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं उसमें भी भरवाते हैं। आपको एक छोटा सा फॉर्म रहता है, सब कुछ इसमें लिखवाते हैं, फ़ोटो वगैरह लगवाते हैं। तो एक बंच में तो जो एडमिट कार्ड है ये सब चीज़ें लगती हैं, और एक जो डिक्लेरेशन रहता है एक बंच में ये, और जो पूरे जो 4-5-6 डॉक्यूमेंट रहते हैं, लगभग इतना ही लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड, ऐसा नहीं कि आपको पैन कार्ड लगाना हो तो भी ठीक है, नहीं लगाना तो भी ठीक है। अगर आप लगाओगे तो उसका ओरिजिनल भी देखेंगे, अगर नहीं लगाओगे तो ओरिजिनल देखेंगे।
क्योंकि मैंने तो सिर्फ आधार कार्ड लगाया था, तो आधार कार्ड ही बस देख रहे थे। आधार कार्ड में आपका पूरा सब सही होना चाहिए। एड्रेस का कोई इशू नहीं है, आपके आधार कार्ड में कहीं भी एड्रेस डला हो और आपने जो फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन में कोई एड्रेस डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको पता ही होगा, अगर आपके पास एप्लीकेशन अभी तक होगा तो उससे ज़्यादा कोई इशू नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो पैनल में मेंबर बैठे रहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करते हैं, 3 से 4 बार 5 बार ही चेक करते हैं। और वो लोग आपको ये भी बोलते हैं, नंबर भी लिखवा लेते हैं कि आप लोग हमेशा अपना फ़ोन साइलेंट में नहीं रखिएगा, कभी भी हमको कोई भी इशू होगा मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे कभी भी। स्टार्टिंग में मेनली ये काम उसी दिन का लगभग रहता है कि आप लोग अभी जाइए बाहर, थोड़ा खाना वगैरह खा लीजिए, जैसे वो छोड़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खा लीजिए, 1-2 घंटे थोड़ा वेट करिए। अगर मैं कॉल करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग सब लोग बाहर से ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं कि सब लोग जबलपुर से। मैं तो खुद भोपाल से गया था, फिर हमारा मेडिकल भी कोटा में था, मैं अभी आज ही आया हूँ मेडिकल से वहाँ फ्री होके। सो मैं उसका भी जल्द ही बनाने वाला हूँ, आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ। और कैसे, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि इतने सारे लोगों में हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहुँचे हैं वहाँ तक, तो वो लोग भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप लोग वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो आपको बाहर नहीं जाने देते हैं जब तक आपका पूरा काम नहीं हो जाए। अगर आप लोग को कोई भी इशू है तो आपके साथ जो भी जा रहे हैं तो उनको फ़ोन करके वहीं पर आप लोग बुला सकते हैं। ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे पैनल काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई रह भी जाता है तो वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं कि आप लोग 10 दिन के अंदर जमा कर दीजिएगा यहाँ पे लाके, नहीं तो आपको कॉल करके बार बार परेशान किया जाएगा। तो कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और वहाँ पे जो पैनल के मेंबर हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, जो हेड रहते हैं जो आपको संभालते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया से बताते हैं कि आपको यहाँ पे साइन करना है। बिल्कुल भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछ कर ही भरें। गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप भर देंगे तो आपको ही दिक्कत होगी आने वाले टाइम में, ज्वाइनिंग के समय हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, सब लोग काफ़ी समझदार हैं। पैनल के मेंबर भी काफ़ी अच्छे थे। हमारे जो पैनल वाले थे उनने तो बोल रहे थे कि बेटा इतने क्वालिफिकेशन कर लिया, अब क्या करोगे। तो मैं बोला कि सर अगर अगली बार होता तो मैं PhD करके ही आता। तो बोलते नहीं बेटा बस करो आप। तो मैं बोल रहा था कि सर मेरा तो प्रेफरेंस में ही ट्रैक में भरा था। तो बोले तुमने तो बायोटेक किया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, अभी जो भी आपको पोस्ट मिलती है आप लोग कर लेना। फिर जो भी यहाँ पे सर लोग के हिसाब से सुटेबल लगता है वो उनको उस हिसाब से बुला लिया जाता। क्योंकि मेरा बायोटेक में मेनली लेबोरेटरी का काम आता है, तो उनको लगा कि शायद पहली प्रेफरेंस में होगी हॉस्पिटल अटेंडेंट, लेकिन उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ पता हो गया। इसीलिए मैं सोच समझ के आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिव्यू देना चाह रहा हूँ। और आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके साथ फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं है, अगर अकेले जा रहे हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। आप लोग तो डॉक्यूमेंट, मैं तो ये बोलूँगा आप लोग को कि आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। सबकी करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने एप्लीकेशन में भरते समय आपने लगाया था वो की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन वाले सिर्फ 6 सेम की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवाएं, दो कॉपी करवा लें। और जो उसकी डिग्री आई हो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, 4 सेम की मार्कशीट और वो डिग्री की जो है फ़ोटोकॉपी। जो भी आपने भरा है, जैसे आधार कार्ड हमने भरा था सिर्फ आधार कार्ड, बाकी ये बैंक ID वगैरह इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग के समय वो सब लिया जाएगा, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे अच्छे तरीके से आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसा कि मैंने बताया। और ये बैंड जैसे कि मैं बताया ना, अभी मैं बांधा हूँ, वहाँ मेडिकल के समय नहीं निकाला है, बोल रहे थे। मैं सोच रहा था कि निकाल दूँ, लेकिन मुझे लगा कि पहले भाई लोग को रिव्यू दे दूँ। मेरा बैंड नंबर कितना है 011-678, तो ये मेरा बैंड नंबर है। और सबको एप्लीकेशन में उसमें आई थिंक नंबर के हिसाब से टोकन नंबर भी दिया गया है कि आपकी जो एडमिट कार्ड है उसमें टोकन नंबर दिया गया है। उसी का आधा पार्ट आपको कट करके दे दिया जाता है मेडिकल के लिए। वहाँ पे मेडिकल का भी मैं जल्दी उसका पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए। और आपके जो भी भाई लोग हैं RRB में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, किसी भी जोन में हो काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। जल्दी इसका मैं दूसरा पार्ट मेडिकल का अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।